हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश आधिपत्य। ब्रिटिश आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस रियासत ने सर्वप्रथम संधि की थी। आज इस टॉपिक को अपन पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े से मराठों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि मराठों की रानी अहिल्याबाई ने केवल चिट्ठी से धमकाकर ही मेवाड़ से निम्बाहेड़ा का परगना छीन लिया था। यानी कि राजस्थान के अंदर जो शासक वर्ग था और सामंत थे वो आपस में इतने लड़ने लगे, यानी कि इतने झगड़े करने लग गए थे कि मराठों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि राजस्थान में आए दिन मराठा जो थे वो आक्रमण करने लगे। और मराठों की एक रानी तो ऐसी थी, अहिल्याबाई, जिसने केवल चिट्ठी लिखी थी और उसने मेवाड़ से निम्बाहेड़ा का परगना धमका करके छीन लिया था। इतना प्रकोप मराठों का बढ़ गया था क्योंकि राजस्थान के जितने भी राजा थे, सामंत थे, आपस में लड़ने लग गए थे। तो तीसरा इसका फायदा उठा रहे थे मराठा। और मराठा की रानी अहिल्याबाई ने तो केवल चिट्ठी लिख करके ही मेवाड़ का निम्बाहेड़ा परगना छीन लिया था। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। और पेशवा बाजीराव जो था उसने 1720 ईस्वी में मराठा का ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया था। अमीर खां के नेतृत्व में 60,000 पिंडारी राजपूताना में लूटपाट करते थे। और अमीर खां के नेतृत्व में 60,000 जो पिंडारी थे, यानी सैनिक थे, वो राजपूताना में लूटपाट करते थे। ये फायदा कौन उठाते थे? मराठा उठाते थे, क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर राजपूत जो शासक वर्ग थे और सामंत थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते, तो तीसरा इसका फायदा मराठा उठाते थे। अगला अपना पॉइंट है, राजपूताना के राजाओं ने अपने राज्य की रक्षा करने हेतु अंग्रेजों के साथ साहिक संधियां की। फिर राजपूताना में यानी कि जो राजा थे वो बेचारे क्या करते, मराठाओं से यानी कि मराठा शक्ति से निजात पाने के लिए उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साहिक संधियां करना प्रारंभ कर दी। यानी अंग्रेजों के साथ साहिक संधियां करना प्रारंभ कर दी कि अंग्रेजों के साथ साहिक संधि कर लेंगे तो मराठाओं का हस्तक्षेप है वो कहीं यानी कि कम हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की साहिक संधियां, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम किसने साहिक संधि की थी वो अपन पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की साहिक संधियां। मुख्य उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का उद्देश्य था अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों की सत्ता राजस्थान में, पूरे भारत में अपन स्थापित करेंगे। 1803 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने साहिक संधि शुरू की थी। कब? 1803 में गवर्नर जनरल बन के आया था कौन? लॉर्ड वेलेजली। और इसने साहिक संधियां करना साहिक संधि शुरू की थी, जिसका प्रतिनिधि लॉर्ड लेक को बनाया गया। और इस सहायक संधि का प्रतिनिधि किसे बनाया गया? लॉर्ड लेक को बनाया गया। सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की थी? 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने की थी। यानी कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि किसने की थी? 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने की थी। आगे अपन पढ़ते हैं, आक्रामक विस्तृत रक्षात्मक संधि। आक्रामक, विस्तृत और रक्षात्मक संधि 14 नवंबर 1803 में अलवर शासक बख्तावर सिंह ने, यानी कि अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र ने की थी। किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। सर्वप्रथम भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने की थी और फिर अलवर रियासत का जो शासक था कौन? बख्तावर सिंह, जिसने 14 नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। और ये बख्तावर सिंह अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। आगे अपन पढ़ेंगे अधीनस्थ पार्थक्य नीति। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति ये क्या थी, ये भी अपन देखते हैं। सहायक संधि का ही दूसरा नाम क्या था? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी।
प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेटकोफ था। प्रतिनिधि किसे बनाया गया? चार्ल्स मेटकोफ को, जो दिल्ली रेजिडेंट से था, जो दिल्ली रेजिडेंट से थे। कौन? चार्ल्स मेटकोफ। चार्ल्स मेटकोफ ने सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे, जिससे राजपूताना में पिंडारी और मराठों की लूटपाट को रोका जा सके। ये अंग्रेजों की भी एक चाल थी कि यानी कि हम यदि यहाँ के शासकों से अधीनस्थ पार्थक्य की या सहायक संधियां कर लेंगे तो यहाँ एक तो ब्रिटिश आधिपत्य कम हो जाएगा, और यहाँ यानी मराठाओं का जो आधिपत्य है वो कम हो जाएगा, और यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करना अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था। फिर से देखो, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, सहायक संधि का ही परिवर्तित नाम था अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसने प्रारंभ की थी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। प्रतिनिधि कौन था? अधीनस्थ पार्थक्य नीति का प्रतिनिधि किसे बनाया गया? चार्ल्स मेटकोफ को, जो दिल्ली रेजिडेंट से थे। चार्ल्स मेटकोफ ने सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करेगा, यानी ब्रिटिश अधिकारी जो भी कहेंगे उसी प्रकार से कार्य करेंगे, जिससे राजपूताना में पिंडारी और मराठों की लूटपाट को रोका जा सके और यहाँ शांति की व्यवस्था बनी रही। ये अंग्रेजों की भी एक अपनी चाल थी कि इनके साथ सहायक संधियां कर लेंगे, यानी कि राजस्थान के जो यानी हिंदुस्तान के जो शासक थे वो भी ये चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ अपन संधि कर लेंगे तो मराठा शक्ति से कहीं निजात पाया जा सकता है, लेकिन इसका परिणाम दुष्ट निकला था, यानी कि इसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। सर्वप्रथम संधि किसने की थी? अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। करौली शासक था हरबख्श पाल सिंह। हरबख्श पाल सिंह ने 9 नवंबर 1817 को सर्वप्रथम संधि की थी, यानी सर्वप्रथम संधि जिसने की थी वो करौली का शासक था हरबख्श पाल सिंह, जिसने 9 नवंबर 1817 को की। फिर इसके बाद टोंक के कौन थे? अमीर खां पिंडारी। टोंक रियासत का शासक जो अमीर खां पिंडारी था उसने 15 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो उत्तर आएगा करौली। करौली ने अधीनस्थ पार्थक्य की जो संधि थी उसमें सर्वप्रथम करौली का जो शासक हरबख्श पाल सिंह था उसने 9 नवंबर 1817 को संधि की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि किसने की थी। यदि क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो आप करौली करके आएंगे, और इसका शासक था हरबख्श पाल सिंह, जिसने 9 नवंबर 1817 को संधि की थी। इसके बाद टोंक के अमीर खां पिंडारी ने 15 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। आक्रामक, विस्तृत और रक्षात्मक संधि कोटा शासक उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को की थी। यह संधि कोटा के सेनापति झाला जालिम सिंह द्वारा की गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी सर्वप्रथम करौली ने 9 नवंबर 1817 को संधि की अंग्रेजों से। फिर टोंक रियासत के अमीर खां पिंडारी ने 15 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और फिर 26 दिसंबर 1817 को कोटा का शासक था उमेद सिंह, और ये उमेद सिंह स्वयं नहीं गया था, तो झाला जालिम सिंह द्वारा ये संधि की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। नेक्स्ट, अन्य रियासत की संधियां। रियासत है एक तरफ तत्कालीन शासक कौन था उसमें, और संधि की दिनांक दे रखी है। तो मारवाड़ का शासक था मान सिंह। मारवाड़ का शासक कौन था? मान सिंह, जिसने अंग्रेजों के साथ 6 जनवरी 1818 को संधि की थी। मारवाड़ का शासक मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। मेवाड़ का शासक था महाराणा भीम सिंह, जिसने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि की। फिर बूंदी का शासक था विष्णु सिंह, जिसने 10 फरवरी 1818 को संधि की। बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, जिसने 21 मार्च 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि की। किशनगढ़ का था कल्याण सिंह, जिसने 7 अप्रैल 1818 को संधि की। जयपुर का शासक था जगत सिंह द्वितीय, जिसने 15 अप्रैल 1818 को संधि की थी। एक बार फिर से देखो, मेवाड़ का था मान सिंह, जिसने 6 जनवरी 1818 को संधि की। मेवाड़ का था महाराणा भीम सिंह, जिसने 13 जनवरी 1818 को संधि की।
बूंदी का था विष्णु सिंह जिसने 10 फरवरी 1818 को संधि की। बीकानेर का शासक था सूरत सिंह जिसने 21 मार्च 1818 को संधि की। किशनगढ़ का शासक था कल्याण सिंह जिसने 7 अप्रैल 1818 को संधि की। जयपुर का था जगत सिंह द्वितीय जिसने 15 अप्रैल 1818 को संधि की। आगे अपन देखते हैं जैसलमेर का था मूलराज द्वितीय। जैसलमेर का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय जिसने 1 दिसंबर 1819 को संधि की थी। और सबसे अंत में संधि किसने की थी? सिरोही का शासक था शिव सिंह जिसने 11 सितंबर 1823 को संधि की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंतिम ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो सिरोही आएगा जिसका शासक था शिव सिंह जिसने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों के साथ संधि की थी। फिर से देखो जयपुर का था जगत सिंह द्वितीय जिसने 15 अप्रैल 1818 को संधि की। जैसलमेर का था मूलराज द्वितीय जिसने 1 दिसंबर 1819 को संधि की। सिरोही का था शिव सिंह जिसने 11 सितंबर 1823 को संधि की थी। आगे अपन पढ़ते हैं कि संधि में मारवाड़ के प्रतिनिधि बिशन राम आसोपा थे। संधि में मारवाड़ का प्रतिनिधि कौन था? बिशन राम आसोपा थे। संधि के बाद मारवाड़ शासक मानसिंह ने संन्यास ले लिया था। यानी कि अंग्रेजों के साथ संधि तो की थी मारवाड़ का शासक मानसिंह ने, लेकिन उसका प्रतिनिधि किसे बनाया गया था? बिशन राम आसोपा को बनाया गया था। मेवाड़ की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर अजीत सिंह चुड़ावत ने किए थे। मेवाड़ की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? अजीत सिंह चुड़ावत ने किए थे। और बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने हस्ताक्षर किए थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। मेवाड़ की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर किए थे अजीत सिंह चुड़ावत ने। बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने हस्ताक्षर संधि पर किए थे। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही थी। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही थी जिसने 11 सितंबर 1823 को संधि की थी। फिर से देखो संधि में मारवाड़ के प्रतिनिधि बिशन राम आसोपा थे। संधि के बाद मारवाड़ शासक मानसिंह ने संन्यास ले लिया। मेवाड़ की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर अजीत सिंह चुड़ावत ने किए। बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत पूछी जाए तो सिरोही थी जिसका शासक था शिवपाल सिंह। अन्य जानकारी आगे अपन पढ़ते हैं। अन्य जानकारी संधियों के तहत अहदनामा यानी इकरारनामा जिसे समझौता पत्र कहते हैं तैयार किया गया, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार और रियासतें एक दूसरे के साथ मैत्री सद्भाव रखेगी। ये ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने एक अहदनामा जिसे कहते हैं इकरारनामा या समझौता पत्र तैयार किया गया, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार का साथ कौन देंगे? देसी रियासत या जो अपने यहाँ के शासक थे वो साथ देंगे और एक साथ मैत्री सद्भाव रखेंगे। राजपुताना की रियासतें मराठों को खिराज यानी कि जिसे कहते हैं भूमि कर, खिराज एक था कृषि भूमि कर, व चौथ था मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। ये पूछा गया है क्वेश्चन। राजपुताना की रियासतों से मराठों को खिराज यानी कृषि भूमि कर देना होता था। और चौथ था मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। चौथ क्या था? सुरक्षा कर था। खिराज कृषि भूमि कर था जो मराठे लेते थे, यहाँ के शासकों से लिया जाने वाला कर देती थी। यानी राजपुताना की जो रियासत थी वो देती थी मराठा को चौथ कर और खिराज कर। अब अंग्रेजों को देगी। अब अंग्रेजों ने क्या कहा सहायक संधि में कि आप मराठों को जो कर देते थे वो अब हमें दोगे, यानी अंग्रेजों को दोगे। कौन सा? खिराज कर और चौथ कर। खिराज कर कृषि भूमि कर था, चौथ कर सुरक्षा कर था। अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख एजीजी, यानी कि उस समय एजीजी कौन था सहायक संधियों के समय। संधियों के तहत अपन पढ़ेंगे एजीजी। संधियों के तहत 1832 में
राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 में की गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर था। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर था। वह इसका मुख्य अधिकारी एजीजी यानी एजेंट गवर्नर जनरल होता था। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने नियुक्त किया था। कब? 1832 में। यदि ये पूछा जाए राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, तो मिस्टर लोकेट था, जो कि गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने नियुक्त किया था। कब किया था? 1832 को। और 1832 को ही राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? अजमेर में रखा गया था। इसका प्रथम एजीजी कौन बना था? मिस्टर लोकेट बना था, और जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने की थी। कब? 1832 को। एजीजी के नीचे प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए रहता था। एजीजी के नीचे प्रत्येक जो रियासत थी उसमें पॉलिटिकल एजेंट रहता था। सभी रियासतें एजीजी के नियंत्रण में थी। सभी रियासत जो थी वो एजीजी के नियंत्रण में थी। 1845 में ग्रीष्म काल में एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही स्थानांतरित किया गया। फिर सभी रियासतें जो थी वो एजीजी के नियंत्रण में रहती, और 1845 में ग्रीष्म काल में एजीजी का मुख्यालय कहाँ रखा गया? माउंट आबू सिरोही में रखा गया, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो अजमेर से 1845 में यानी कि जो इनका मुख्यालय कहाँ रखा गया एजीजी का? माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया। नोट: गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जनवरी 1832 में अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जनवरी 1832 में, जनवरी 1832 में, फिर से देखो नोट: गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जनवरी 1832 को अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख बटालियन। प्रमुख बटालियन। अंग्रेजों ने शेखावाटी में विद्रोह को दबाने के लिए 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की, जिसका मुख्यालय झुंझुनू रखा गया। अंग्रेजों ने शेखावाटी में विद्रोह को दबाने के लिए 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय झुंझुनू रखा गया। इसको आप याद रखेंगे। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? 1835 में, जिसका मुख्यालय झुंझुनू रखा गया। मेरवाड़ा में मेर व मीणाओं को दबाने में मेरवाड़ा में मेर व मीणा के विद्रोह को दबाने के लिए 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई अंग्रेजों द्वारा, और इसका मुख्यालय ब्यावर रखा गया। मेरवाड़ा में मेर व मीणाओं को दबाने के लिए मेरवाड़ा में मेर व मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय ब्यावर रखा गया। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? 1822 में। मुख्यालय कहाँ रखा गया? ब्यावर में रखा गया। 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय एरिनपुरा रखा गया का गठन कर इसका खर्च भी जोधपुर राज्य पर थोप दिया। अंग्रेज बड़े चालाक थे, तो 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय एरिनपुरा रखा गया। इसका खर्च भी जोधपुर राज्य को थोप दिया गया। महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में अप्रैल 1841 में भूमठ क्षेत्र में सुप्रबंध का बहाना लेकर अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर MBC की स्थापना की। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1841 में, अप्रैल 1841 में की गई, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर रखा गया। फिर से देखो, महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में अप्रैल 1841 में भूमठ क्षेत्र में सुप्रबंध का बहाना लेकर
अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की और जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर रखा गया। अब पढ़ते हैं अपन अजमेर दरबार, अंग्रेजों द्वारा आयोजित अजमेर दरबार। अजमेर दरबार 22 अक्टूबर 1870 को 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने अजमेर में राजपुताना के सभी राजाओं का एक दरबार लगाया था। 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय था लॉर्ड मेयो, उसने अजमेर में राजपुताना के सभी राजाओं का एक क्या लगाया, दरबार लगाया। कब लगाया? 1870 में। इस दरबार में कोटा महाराव को नहीं बुलाया गया क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया और इस अजमेर दरबार जो 1870 में हुआ था, इसमें कोटा के महाराव को नहीं बुलाया गया क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया। आगे अपन पढ़ते हैं, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह दरबार में आए लेकिन जयपुर उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर बिना बुलाए वापस चले गए थे। तख्त सिंह नाराज हो गया था, फिर भी इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह दरबार में जरूर गया था, अजमेर दरबार में जो 1870 में लॉर्ड मेयो ने बुलाया, लेकिन जयपुर उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर बिना बताए वापस चला गया। आगे अपन पढ़ते हैं अंग्रेजी शिक्षा। 1875 में लॉर्ड बारक ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। इसको आप याद रखेंगे, 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना यानी कि रिचर्ड बारक ने की थी। किसने की थी? मेयो ने नहीं की थी, रिचर्ड बारक ने की थी। कब की थी? 1875 में अजमेर में रिचर्ड बारक ने मेयो कॉलेज की स्थापना की। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत अजमेर से हुई थी। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई? अजमेर से हुई थी। राजस्थान में शासकों सामंतों के बालकों की शिक्षा के लिए अलग से कॉलेज खोलने का सुझाव कर्नल वाल्टर का था। इसके लिए जयपुर में नोबल्स स्कूल व 1877 में उदयपुर में शंभू रतन पाठशाला प्रारंभ की गई थी। एक बार फिर से देखो इसको, यानी कि राजस्थान में शासकों सामंतों के बालकों की शिक्षा के लिए अलग से कॉलेज खोलने का सुझाव कर्नल वाल्टर का था। इसके लिए जयपुर में नोबल्स स्कूल खोला गया और 1877 में उदयपुर में शंभू रतन पाठशाला प्रारंभ की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं नमक समझौता। नमक समझौता क्या था? सांबर झील जयपुर व जोधपुर रियासत के संयुक्त अधिकार में थी। सांबर झील पहले जयपुर और जोधपुर जो रियासत थी उनके संयुक्त अधिकार में थी। जयपुर का नरेश था राम सिंह दित्ते व दीवान शिवदान तथा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869 ईस्वी में अंग्रेजों से सांबर झील के लिए नमक समझौता किया था। यानी कि सांबर झील थी जयपुर और जोधपुर रियासत के अधीन थी और जयपुर का शासक था राम सिंह दित्ते व दीवान था शिवदान सिंह। जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869 ईस्वी में अंग्रेजों से सांबर झील के लिए नमक समझौता किया। राजस्थान में आगे अपन पढ़ते हैं, राजस्थान में नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर का था। ये सुझाव किसने दिया था? भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर का ये सुझाव था। राजस्थान में नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर का था। आगे अपन पढ़ते हैं, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन शाही आयोग जिसे कहते हैं 1893 ईस्वी में भारत आया, जिसमें कुल 9 सदस्य थे। अफीम से संबंधित
रॉयल कमीशन जिसे शाही आयोग कहते हैं 1893 में भारत आया था, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। इसके सदस्य प्रमुख सदस्य कौन थे? थॉमस बार्सी यानी अर्ल अर्ल बार्सी जिसे कहा जाता वो थे। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, कौन कौन? लक्ष्मेश लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा महाराजा थे। लक्ष्मेश्वर सिंह जो दरभंगा के महाराजा थे। हरिदास बिहारी दास देसाई ये जूनागढ़ के दीवान थे। तो इस प्रकार ये था अपना ब्रिटिश आधिपत्य और सहायक संधियां। आज का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।